डिस्कस करेंगे सुपरइम्पोजिशन थ्योरम के बारे में, उसके स्टेटमेंट, उसका प्रूफ कैसे होगा और उस पर एप्लीकेशन, उसकी लिमिटेशन, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरइम्पोजिशन थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टेटमेंट ऑफ सुपरइम्पोजिशन थ्योरम का। तो चलिए देखते हैं क्या है। It states that in a networking circuit that means collection of node branch, इन सब का जो कलेक्शन होता है उसे नेटवर्क बोलते हैं। तो किसी नेटवर्किंग सर्किट में containing element like impedance, resistor, etc, energy sources, मतलब कि किसी ऐसे सर्किट में जिसमें एलिमेंट जैसे रेजिस्टर हो, इम्पीडेंस हो, एनर्जी सोर्सेस, एसी डीसी सोर्स लगे हो, तो उसमें एट एनी पॉइंट इज द algebraic sum of current which would exist if each source is considered as separately। तो सपोज ये कोई हम लोग का सर्किट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग के एनर्जी सोर्सेज भी लगी है, इम्पीडेंस भी लगी है। तो यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट पे करंट निकाले तो उस वो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट के इक्वल होगी जब अगर हम एक बार इस सोर्स को हम लोग हटा दें और एक बार इस सोर्स को, तो एक सोर्स को अगर हम इंडिविजुअली कंसीडर करें तो उस टाइम जो करंट फ्लो हो रही होगी तो उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। सपोज ये सर्किट है E1, तो यहाँ E1 एक सोर्स है, तो सपोज यहाँ पे करंट बह रही I1 जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, और सपोज कोई दूसरा है जिसकी डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती, तो इसकी करंट की डायरेक्शन I2 कुछ इस तरह है। तो ये दोनों हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। अब अगर हम फर्स्ट टाइम में ही इस E2 को हम लोग शॉर्ट सर्किट मान लें, सिर्फ E1 जनरेटर को, एनर्जी सोर्स को हम लोग कंसीडर करें, तो कुछ डायग्राम ऐसा सर्किट होगा हमारा। Z1, Z2, Z3, तो ये E1 प्लस माइनस। तो सपोज अब जो यहाँ पे करंट बह रही है I1 डैश है, और जो यहाँ पे करंट बह रही है I2 डैश है। अब अगर हम इस E2 हमारा जो सोर्स है इसको कंसीडर करें और इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, तो जो हमारा डायग्राम होगा कुछ इस तरह का होगा। Z1, Z3, Z2, E2 प्लस टू माइनस, और इसमें हमें करंट देंगे I2 डबल डैश, और ये हो जाएगी I1 डबल डैश। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, at any point is the algebraic sum of current which would exist if each source considered as separately। तो क्या आएगा, I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, और I2 इक्वल्स टू I2 डैश और I2 डबल डैश। तो ये हमारी थ्योरम कह रही है कि किसी भी पॉइंट पे जो करंट है, सपोज I1 और I2 है, तो वो उसके अलजेब्रिक सम के इक्वल होगी जब हम लोग एक बार में सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने E1 कंसीडर किया, तो हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 डैश और I2 डैश हो गई। और सेकंड टाइम पे जब हम लोगों ने E1 को शॉर्ट सर्किट किया और E2 को हम लोगों ने कंसीडर किया, तो जो हमारी करंट है वो I1 डैश और I2 डबल डैश हो गई। तो इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्वल है I1 और I2। तो हमें इसमें प्रूफ भी करना है, यही प्रूफ करना है ये दो इक्वेशन की I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश और I2 इक्वल्स टू I2 डैश
प्लस I2 डबल डैश। तो चलिए देखते हैं इसके प्रूफ को। तो देखते हैं सर्किट में, सपोज ये हमारा मैश 1 है, ये मैश 2, जैसे लूप भी कह सकते हैं, लूप 1 लूप 2। तो जो लूप 1 में हमारी करंट फ्लो कर रही वो है I1 और जो लूप 2 में हमारी करंट फ्लो कर रही वो है I2। तो अगर Z1 के अक्रॉस हम देखें तो हमारी करंट सपोज I1 है और अगर यहाँ पे Z2 से करंट देखें तो ये हमारी I2 जा रही है। और अगर Z3 के अक्रॉस देखें तो करंट I1 एंड I2 दोनों का समेशन I1 प्लस I2 हमारी Z3 के अक्रॉस है। तो बाय केवीएल किरचॉफ लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से देखें, बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? सबसे पहले लूप 1 में देखें, E1 इक्वल्स टू Z1 के अक्रॉस कितनी करंट है? I1 Z1 और Z3 के अक्रॉस क्या जा रही है करंट? I1 प्लस I2 का और Z3। तो अब हम I1 को एक साथ लिख लेंगे और I2 को अलग लिख लेते हैं। तो E1 इक्वल्स टू I1 ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3। तो इसे सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब लूप 2 पे देखें, क्योंकि एनर्जी सोर्स क्या है? E2 इक्वल्स टू करंट की डायरेक्शन और इस लोड के इम्पीडेंस के अक्रॉस जो करंट की डायरेक्शन है सेम है, दैट मींस पॉजिटिव में I2 Z2। अब Z3 के अक्रॉस देखें तो क्या आएगी? I1 प्लस I2 Z3। यहाँ पे भी हम लोग I2 को एक साथ लिख लेंगे, Z2 प्लस Z3 और I1 को अलग लिख देते हैं Z2। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। तो हमारी दो इक्वेशन मिल गई इस सर्किट से। अब सुपरइम्पोजिशन थ्योरम क्या कहते हैं? अगर हम एक एक करके सपोज एक बार हम E2 को शॉर्ट सर्किट कर दे और सिर्फ E1 को कंसीडर करें और एक बार हम लोग E1 को शॉर्ट सर्किट कर दे तो E2 को कंसीडर करें, तो जो हमारी करंट आएगी उनका अलजेब्रिक सम I1 और I2 को तो अगर हम सपोज करें कि जो E2 है वो हमारा शॉर्ट सर्किट है और E1 को हम जो कंसीडर करें तो हमारा डायग्राम क्या होगा? सर्किट ये हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा Z3 Z2 Z1। अब हमारी जो करंट फ्लो कर रही है, सपोज यहाँ पे I1 डैश है और सेकेंड लूप में I2 डैश है, तो Z1 के अक्रॉस हमारी करंट क्या होगी? I1 डैश। Z2 के अक्रॉस क्या होगी हमारी करंट? I2 डैश। और Z3 के अक्रॉस इन दोनों का समेशन I1 डैश प्लस I2 डैश। तो अब इसको लिखते हैं, इसकी भी इक्वेशन लिखते हैं। If E2 is short circuit, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी कुछ? E1 equals to I1 dash Z1 plus Z3 plus I2 dash Z3। और सेकेंड लूप में देखिए तो E2 की जगह 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं, और I2 के क्रॉस Z2
और Z3 के अक्रॉस I1 प्लस I2 डैश। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग I2 डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डैश Z3। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हमें मिल गई। तो इसे सपोज इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सपोज करें। और अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करें, E2 को कंसीडर करें और E1 को हम लोग शॉर्ट सर्किट सपोज करें। तो हमारा डायग्राम क्या होगा, Z1 Z3 Z2। यहाँ पे हम लोग की करंट I2 डबल डैश और इस लूप में हमारी करंट जो है I1 डबल डैश। तो Z1 के अक्रॉस क्या करंट होगी हमारी I1 डबल डैश, Z2 के अक्रॉस I2 डबल डैश और Z3 के अक्रॉस क्या होगी I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश। तो लिखते हैं इफ E1 इज शॉर्ट सर्किट, तो इक्वेशन क्या होगी E2 इक्वल्स टू I2 डबल डैश Z2 प्लस Z3 प्लस I1 डबल डैश Z3। सपोज इसे इक्वेशन 5 और I1 फर्स्ट लूप पे देखिए I1 की जगह 0, I1 डबल डैश Z1 प्लस Z3 प्लस I2 डबल डैश Z3। इसे इक्वेशन 6 सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 6 को ऐड करेंगे और 4 एंड 5 को ऐड करेंगे। तो देखते हैं इसे ऐड करने पे क्या आता है। एड इक्वेशन 3 एंड 6। लेफ्ट साइड में E1 प्लस 0 इक्वल्स टू E1, इसको अगर इसमें ऐड करें तो Z1 प्लस Z3 हमारा कॉमन हो जाएगा और क्या होगा ऐड में I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। तो I1 डैश प्लस I1 डबल डैश और Z1 प्लस Z3। और इस टर्म को हम लोग अगर इस टर्म से ऐड करें तो Z3 कॉमन हो जाएगा, I1 I2 का डैश प्लस I2 का डबल डैश, I2 का डैश प्लस I2 का डबल डैश Z3। अब जब हम 4 और 5 को ऐड करें, ऐड 4 एंड 5, E2 प्लस 0 E2। इन दोनों में अगर हम लोग Z2 प्लस Z3 को कॉमन ले लें, Z2 प्लस Z3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा I2 का डैश प्लस I2 का डबल डैश और यहाँ पे क्या बचेगा I1 डैश प्लस I1 का डबल डैश Z3। अभी अगर हम लोग इन दो इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या होगा, Z1 प्लस Z3 का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है I1 और यहाँ पे Z1 प्लस Z3 का कोफिशिएंट क्या है I1 डैश प्लस I2 I1 डबल डैश। और यहाँ पे अगर देखें I2 इसके इक्वल हो जाएगी यहाँ से I2 का डैश प्लस I2 का डबल डैश। अगर इक्वेशन 2 से भी देखें तो भी हमारी यहाँ पे मैच हो रही है, I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश और I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। तो हमारे पास क्या है, कंपेयरिंग both equations with 1 and 2 क्या है I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस
I1 डबल डैश और I2 इक्वल्स टू I2 डबल डैश और I2 डबल डैश। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया इसी थ्योरम से, और यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉइंट पे, सर्किट के किसी भी पॉइंट पे हम लोग का जो करंट का सम है वो अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाए, जब हम लोग वन टाइम में एक सोर्स को कंसीडर करें। तो ये तो हमारा थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, इसकी लिमिटेशन क्या है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास मिनिमम दो हमारे एनर्जी सोर्स हों। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं पर दो से कम नहीं हो सकते हैं। और इसका यूज हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस थ्योरम की हेल्प से उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज किसी भी कोई भी बहुत बड़ा सा नेटवर्क है जिसमें 6-7 या उससे ज्यादा एनर्जी सोर्सेस लगे हो और हमारी इम्पीडेंस भी बहुत ज्यादा नंबर्स में हो, तो वहां पे हम लोग सुपरपोजिशन, इम्पोजिशन